हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ वी कीप ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो क्या होगा। इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या है ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट? देखो, ये मेरे पास एक मॉडल है, एक मैग्नेट पड़ी है, एक की लगी हुई है, बैटरी है, ये वायर है, स्टैंड है, ये सारा आप एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, वायर हैंगिंग है यहाँ पे, ठीक है, और मरकरी से जो वायर गुजर रही है, ये मरकरी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे ही मैं बैटरी का सर्किट, मतलब बैटरी का स्विच ऑन करूंगा, तो करंट यहां से इस तार से जाने लगेगा। ये गया करंट यहां से, करंट इस वायर से भी आएगा। अब देखना, थोड़ी देर के बाद, अब जैसे इस वायर से करंट आ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये वायर आपको यहां नजर आएगी, मतलब ये वायर ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद देखना, ये वाली वायर फिर पीछे चली जाएगी इस जगह पे। थोड़ी देर बाद ये फिर आगे आ जाएगी, ये फिर पीछे चली जाएगी, ये करती ही रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे somebody इज किकिंग द वायर। ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम कर रहा है। वो प्रिंसिपल है ये वाला। क्या प्रिंसिपल है? Whenever a current carrying conductor is kept in a magnetic field, the field will exert force on the conductor provided conductor should not be kept parallel to the field। मतलब भी जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी वायर को जिसमें से करंट जा रहा है, अगर आप ऐसी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स लगानी स्टार्ट कर देगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब वो वायर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री या किसी और तरह का एंगल बना रही हो, बस 0 डिग्री का एंगल ना बनाए। यहां पे अगर देखो आप, तो N to S मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा और वायर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप प्रिंसिपल याद रखना, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा देगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि वायर किस तरफ जाएगी? वायर पीछे की तरफ ही तो जा सकती थी, है ना? तो लेकिन मैंने आगे की तरफ वायर को भेजा था, तो ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, वायर कहां जाएगी? वायर की मोशन को देखने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड रूल? ये देखो, लेफ्ट हैंड रूल हमें ये कहता है कि ये जो फर्स्ट फिंगर है, दिस विल टेल यू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दिस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सेंट्रल फिंगर है, दिस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये जो थंब है स्ट्रेच्ड पोजीशन में, ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन आपको बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूं कि लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगेगा। पहले आप ये समझो कि कितनी फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला है BIL sin थीटा, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थीटा इज द एंगल। अब आप देखो, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी? फोर्स मैक्सिमम तब लगेगी व्हेन थीटा विल बी 90, क्योंकि sin 90 1 होता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स कब लगी? व्हेन थीटा इज 90। तो अगर जो तार है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना ले तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। लेकिन अगर थीटा 0 हो गया तो देयर विल बी नो फोर्स, मतलब फोर्स मिनिमम ही है, एक तरह की 0 फोर्स लगेगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना फॉर्मूला BIL sin थीटा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख दिया, नो फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, मतलब ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल, अब वायर कहां जाएगी? थोड़ी देर के बाद मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया? ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, डिनोटेड बाय T। याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ओके, अब अभी हमने केस डिस्कस किया था वायर का, है ना? अब हम केस डिस्कस करते हैं चार्ज पार्टिकल का। क्या हो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें? क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लगाएगा? ऑफ कोर्स। कितनी फोर्स लगाएगा? फॉर्मूला है BQV sin थीटा, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी एंड थीटा इज द
एंगल, ये आप याद रखना, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल। अगर तो बात हो रही होगी कंडक्टर की तो फॉर्मूला लगेगा बी आई एल साइन थीटा, मतलब उसको बिल साइन थीटा भी बोल सकते हो। और अगर बात होगी चार्ज की तो बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस, नॉट ऑन स्टेशनरी चार्जेस। कंडीशन ये है, अगर आपने किसी चार्ज को ऐसे ही रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना पड़ेगा तभी फोर्स लगेगी, पहली बात। दूसरी, नो फोर्स विल एक्ट इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ये बिल्कुल कंडक्टर जैसी ही है, अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करवाया, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ एफ मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब भी जब भी आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे तो जो फोर्स लगेगी उस पे, वो फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगी। मतलब वो फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। अब चार्ज किधर मूव करेगा इसको देखने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो रूल इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा उससे उल्टा रूल लगेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, किसी चीज का फ्लो करना। ठीक है, क्या मतलब फ्लो का? ये देखो, ये एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट से ये बाहर क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या चीजें हैं ब्लैक ब्लैक वाली? ये है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, है ना, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो अब क्या हमें नहीं पता? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अब मैंने रास्ते में कार्डबोर्ड रख दिया जिसके बीच में हल्का सा होल है। अब वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऐसे ऐसे भी आएंगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आर ब्लॉक्ड बाय द बोर्ड। लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्रॉस कर गई यहाँ पे, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स है क्या चीज? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो, समझ में कैसे आएगा? ये फिर वही मेरे पास कार्डबोर्ड है, ये होल है ना, ये एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, ये देखो, इसको ये पीछे हिडन है तो ये ऐसे इधर इसकी ओर पहुंच जाएंगी, ये सारी इसकी ओर पहुंचेंगी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकलेंगी ये वाली। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस परपेंडिकुलरली कितना क्रॉस कर रही हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस एक एरिया से निकल गई, दैट इज नोन एज फ्लक्स। तो ये सारी की सारी यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपसे कोई पूछे भाई क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप बोलोगे जी कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस एक एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं उनको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, लेकिन फ्लक्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? कहां काम आएगी ये फ्लक्स? उसके लिए एक क्वेश्चन का जवाब दो। कैन करंट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द बैटरी? अभी तक हमने ये देखा था कि बैटरी से ही करंट प्रोड्यूस होता है ना, अब तक तो हम नहीं जानते हैं कि बैटरी से करंट प्रोड्यूस होता है। क्या बिना बैटरी के भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है? सोचने वाली बात है। वैसे 19वीं सेंचुरी की ये सबसे जबरदस्त इन्वेंशन थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मेरे पास है एक कॉपर की कॉइल और मेरे पास है एक गैल्वेनोमीटर, ये इसके हैं वायर और लिंक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने कहीं भी यहां बैटरी नहीं लगाई और मेरे पास है एक मैग्नेट। अब अगर जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अपरेटस, अगर ये वैसे ही है तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो बहुत बहुत छोटी अमाउंट का करंट भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अगर मैग्नेट ऐसे ही स्टेशनरी रहेगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है देयर इज करंट, लेकिन यहां पे अभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं एक चीज करता हूं, अब जैसे ही मैग्नेट हिली थी, है ना, तो गैल्वेनोमीटर ने कभी इधर डिफ्लेक्शन शो की, कभी इधर डिफ्लेक्शन शो करी। जब भी आप किसी कॉइल के साथ किसी मैग्नेट को मूव करोगे किसी भी डायरेक्शन में, सपोज करो पहले आप पीछे लेके गए ऐसे, ठीक है, तब भी डिफ्लेक्शन शो होगी। फिर आप आगे ले आए, फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगी।
फिर आप पीछे चले गए, फिर डिफ्लेक्शन शो होगी। अब डिफ्लेक्शन ऐसे शो होगी, या इधर ऐसे डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन के मैग्नेट को आप कैसे मूव कर रहे हो। अगर आपने मैग्नेट को बहुत तेजी से मूव करवाना स्टार्ट कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी तेज हो जाएगी। अगर आपने मूवमेंट को स्लो करा दिया, डिफ्लेक्शन भी स्लो हो जाएगी। और अगर आपने मैग्नेट को बिल्कुल ही रोक दिया, स्टेशनरी कर दिया, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। पर सवाल यह है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है, वो भी मैग्नेट के हिलने से। अब देखो, लिंक बाय लिंक जोड़ते हैं कड़ियां के, ये समझ में कैसे आएगा। सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के शो होने का मतलब है देयर इज करंट, लेकिन बैटरी यहां पे है नहीं, तो करंट आया कैसे। अब एक चीज याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ऑन ए चार्ज, अभी पढ़ के आए हैं। देखो होता क्या है, जब मैग्नेट मूव करती है बहुत तेजी से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं, ये वाली लाइनें है ना, ये इसके साथ कांटेक्ट बनाती हैं, ये वाली कॉपर रॉड के साथ, ये कॉपर जो कॉइल है, ठीक है। जैसे ही आप मैग्नेट को हिलाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें भी हिलती हैं। तो कभी ज्यादा लाइनें टच कर जाती हैं कॉपर कॉइल को, कभी कम लाइनें टच कर जाती हैं। ज्यादा और कम टच करने से क्या होता है कि देयर इज ए मूवमेंट ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अब होता क्या है, अब आपको यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कॉपर के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे लगा देती है फोर्स। और आपको एक और चीज पता है, जैसे ही चार्ज मूव करता है देयर इज करंट, मतलब करंट मींस चार्ज इन मोशन। तो जैसे ही फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों ने कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, पूरी वायर में करंट आ जाएगा, और दैट विल बी डिटेक्टेड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। है जबरदस्त इन्वेंशन। देखो, बिना बैटरी के करंट प्रोड्यूस हो गया। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट in a circuit from magnetic effects, that is by changing the magnetic flux linked with it is called electromagnetic induction। जब भी किसी कॉपर कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तब उसमें करंट आएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके कुछ लॉज भी हैं, उनको बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वे फैराडे ने बनाए थे। क्या है पहला लॉ समझते हैं। Whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an electric current and potential difference induced। मतलब जब भी किसी कॉइल के आसपास वाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगी, तब उसमें करंट आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक रहेगा, लास्ट सो लॉन्ग, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। मतलब जब तक आप मैग्नेट को हिलाते रहोगे, मूव करते रहोगे, तब तक फ्लक्स चेंज होती रहेगी, और जब तक फ्लक्स चेंज होती रहेगी वायर में करंट रहेगा। ठीक है, पहला। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, कितना करंट आएगा। करंट का जो मैग्नीट्यूड है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। मतलब आप मैग्नेट को कितना मूव कर रहे हो, उसकी जो मैग्नेट की मूवमेंट है वो कितनी है, फास्ट है कि स्लो है। अगर मूवमेंट फास्ट है तो फ्लक्स फास्ट चेंज होगी, और अगर फ्लक्स फास्ट चेंज होगी तो ज्यादा करंट आएगा। अगर मूवमेंट स्लो है तो फ्लक्स भी स्लो चेंज होगी और करंट भी कम हो जाएगा। ये है 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कैसे करें, मतलब करंट किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कैसे पता लगेगा। इसके लिए आप यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसको बोला जाता है डायनेमो रूल। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल वैसे लो है, बस वो लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड है। फर्स्ट फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप पहली फिंगर को उस तरफ कर लो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी फिंगर को, ये वाली जो मिडिल फिंगर होती है, इसको उस तरफ कर लो जिस तरफ करंट है ना, और थंब आपको बताएगा मोशन और एफ या फोर्स बताएगा आपको। तो इससे आपको पता चलेगा कि करंट किस तरफ है। या आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट फिंगर और ये थंब, इसने बता दिया आपको फोर्स और इसने बता दी मोशन, और बीच वाली फिंगर जो है वो आपको बताएगी
करंट की डायरेक्शन, कि करंट आपकी तरफ आएगा या अवे फ्रॉम यू जाएगा। ठीक है, समझ में आया लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। नोट, ये नोट बड़ा ध्यान से समझना। राइट हैंड रूल तब यूज करते हैं व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू बी फाउंड। जब हमने करंट की डायरेक्शन ढूंढनी है तब हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल, लेकिन जब हमने फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी है तब हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये क्या होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? देखो, एन ऑल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर ए सर्टेन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई ऐसा करंट जो फिक्स इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अच्छे से समझाता हूं कैसे। एक चीज और समझो, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? द करंट विच ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो करंट कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज क्यों करता है? समझने वाली बात ये है। ये देखो, ये मेरे पास 2 चेयर्स हैं। ठीक है, अब एक चेयर पे आप बैठ गए, दूसरी चेयर पे तो कोई भी नहीं है। अब देखो, बड़ा ध्यान से समझना, रेड चेयर पे अभी आप 1 सेकंड के बाद ब्लैक चेयर पे, फिर रेड पे, फिर ब्लैक पे। अगर आप 1 सेकंड में ऐसा 50 टाइम्स कर जाओ इसका मतलब आप ऑल्टरनेटिंग करंट हो। अगर आप 1 सेकंड में ऐसा 50 टाइम्स कर जाओ तो इसका मतलब आप ऑल्टरनेटिंग करंट हो। ऐसे ही करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऑल्टरनेटिंग करंट में? अपनी जो डायरेक्शन है उसको बार बार चेंज करता है, मतलब टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे चेंज करता है डायरेक्शन। ठीक है, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अब अगर हम एसी को प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट करेंगे? ये देखो, पहले करंट बिल्कुल मिनिमम मतलब 0, बढ़ता 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 ये हो गया मैक्सिमम यहां पे, फिर गिरना स्टार्ट हो गया 0, फिर मिनिमम नहीं है ये मैक्सिमम है नेगेटिव साइड में। ठीक है, फिर ऊपर गया 0, फिर ऊपर गया मैक्सिमम, फिर नीचे आया। तो ऐसे अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समझ में आया? कभी वोल्टेज पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जो डीसी है डायरेक्ट करंट, वो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, 1.5 वोल्ट है, इतना ही रहेगा। यहां पे वोल्टेज चेंज होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मैक्सिमम, कभी 0, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसके हिसाब से करंट चेंज होता है। लेकिन डीसी में करंट चेंज नहीं होता, इसलिए डीसी की फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती, और डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। ठीक है, समझ में आया? ओके, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी की क्या एडवांटेजेस हैं? वेल, इन एसी पावर वेस्टेज इज नियरली नेग्लिजिबल। ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर वेस्टेज बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस। ठीक है, दूसरा, ट्रांसफार्मर की हेल्प से कोई भी वोल्टेज को आप एसी में ले सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, बहुत ज्यादा कर सकते हो, है ना? तो वोल्टेज आपके हाथ में है। एसी कैन बी कंट्रोल्ड विद चौक कॉइल। चौक कॉइल को लगा के आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर डीसी को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस चल जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस कंट्रोल कर लेती है। एसी को डीसी में बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है, और एसी की जो मशीन्स होती हैं उनको ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। बहुत लो मेंटेनेंस मशीन्स होती हैं, ज्यादा उनमें उनको वो खराब भी नहीं होती ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए एसी बेहतर है डीसी से। लेकिन इतनी भी गुड न्यूज नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी कैन गिव सीरियस शॉक। ठीक है, एसी में इतनी ज्यादा वोल्टेज होती है कि बहुत ज्यादा सीरियस अमाउंट का करंट दे सकता है। सो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। आपको कोई पूछे कि एसी इतना खतरनाक क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एसी वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज और डीसी वर्क्स ऑन लो वोल्टेज। ठीक है, कभी कभार कुछ लोग आंसर करते हैं कि एसी तो जी थ्रो कर देता है, डीसी पकड़ लेता है, कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल आंसर है वो ये है कि जो एसी है इट वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज, इसलिए ये बहुत जबरदस्त अमाउंट का शॉक दे सकता है। ठीक है, दूसरा,
एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, क्योंकि एसी में इलेक्ट्रॉन बार बार शिफ्ट करता है, ठीक है ना, जो करंट है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, इसलिए प्लेटिंग जैसे प्रोसेसेस में इंडस्ट्री इनको यूज नहीं करती, वहां डीसी ही यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब हम घर में जो अपने जो हमारे घर में बिजली आती है ना, हम उस चीज को समझ लेंगे कि वो सर्किट्स कैसे डिजाइन होते हैं। चलिए देखिए, हमारे घर पे जो तारें लगी होती है ना, वो अक्सर अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, ठीक है, उनको ओवरहेड वायर्स भी बोलते हैं, मतलब भी वो आपके दीवार के नीचे से होल बना बना के जा रही होती हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक वायर 3 उस पे बनी होती है, हर एक सर्विस केबल में से 3 वायर निकलती हैं। एक को बोलते हैं लाइव वायर जिसमें करंट आता है, एक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर और तीसरी वाली को बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, जो 3 तरह की वायर्स हमारे घर में काम करती हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ठीक है, इनके रंग अलग अलग होते हैं। ये देखो लाइव वायर, ग्रीन वायर, ग्रीन हमेशा अर्थ वाली होगी, ठीक है, और ब्लू न्यूट्रल वायर। अब सर्किट को समझो, हमारे घर में बिजली कैसे आती है। 2 वायर्स आ रही होती हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो सबसे पहले लाइव वायर को मिलता है एक मेन फ्यूज। ठीक है, फ्यूज के बारे में ठहर के बात करेंगे। तो लाइव वायर के रास्ते में सबसे पहले आएगा फ्यूज, उसके बाद फ्यूज के आगे आएगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर जिसमें आपकी ये लाइन जारी होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमें ये बताएगा कि कितनी बिजली की खपत हम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे घर में बिजली पहुंचने से पहले एक आएगा मेन स्विच, जो कि मीटर और हमारे घर को बिल्कुल अलग अलग कर देगा अगर आप मेन स्विच को ऑफ कर दो। ठीक है, समझ में आया? फ्यूज के बारे में बाद में बात करेंगे, मैंने अभी बताया आपको। मेन स्विच के बाद तारें जाएंगी ये अलग अलग घर के अप्लायंसेस में, और सारे अप्लायंसेस किस चीज में लगे होंगे, किस अरेंजमेंट में लगे होंगे, पैरेलल अरेंजमेंट में लगे होंगे। ये पैरेलल अरेंजमेंट शो कर रहा है, जैसे ये फैन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, माइक्रोवेव ओवन, हर जो आपके घर का अप्लायंस है वो पैरेलल में ही लगा होगा। सर्कल कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। घर की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, वो हम करेंगे अर्थिंग से। तो हर अप्लायंस से जो वायर है वो एक अर्थ के कनेक्शन से जुड़ी होगी ताकि हम पूरे घर की अर्थिंग कर सकें। इन केस अगर बहुत ज्यादा करंट आ गया तो सारे का सारा करंट को हम अर्थ कर सकते हैं, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा और हमारे अप्लायंसेस को भी कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए अर्थिंग जरूरी है। ठीक है, समझ में आया ये सर्किट? ओके। हाउस वायरिंग सिस्टम। हाउस वायरिंग सिस्टम 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं रिंग सिस्टम और एक को बोलते हैं ट्री सिस्टम। ठीक है, क्योंकि रिंग सिस्टम बहुत कम यूज किया जाता है इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे ट्री सिस्टम। क्या होता है ट्री सिस्टम? ट्री सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहली बात, हर सर्किट पैरेलल में ही अरेंज होता है। ठीक है, दूसरा, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर कॉमन होती हैं सारे सर्किट में। ठीक है, ऑल द अप्लायंसेस इन द रूम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो पैरेलल में ही होते हैं। ऐसा क्यों, बाद में देखते हैं। Connection from live wire is taken to one terminal of appliance through a switch. Other terminal is connected to the neutral wire to complete the circuit. ठीक है, लाइव वायर एक सर्किट को कंप्लीट करती है और दूसरे लाइव वायर एक टर्मिनल से जाती है और दूसरे टर्मिनल से जुड़ती है जाके न्यूट्रल वायर, जो कि पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देती है। ये होता है सिंपल ट्री सिस्टम। ब्रांचेस जैसे ब्रांचेस होती है। ट्री की डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब ट्री सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो बहुत लंबी लंबी तारें चाहिए होती हैं। ठीक है, मतलब आपके घर में 5-6 कमरे हैं तो जो 6th रूम होगा उस तक तार पहुंचाने के लिए हमको बहुत लंबी तार लगेगी। एक तो ये है। दूसरा, अगर फ्यूज उड़ गया तो सारा घर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सारे अप्लायंसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी नहीं चलेगा। प्लग्स एंड जो सॉकेट्स होती हैं वो अलग अलग करंट कैपेसिटी की होती हैं। कहीं बड़ा प्लग चाहिए होगा, कहीं छोटी सॉकेट चाहिए होगी, कहीं छोटा प्लग चाहिए होगा, कहीं पे कैसा प्लग, कहीं पे 4 सॉकेट, कहीं पे 2 सॉकेट, है ना। तो अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है। ये भी बड़ा उलझन वाला काम है। और सबसे बड़ी बात कि ट्री सिस्टम इज लॉन्गर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, है ना। इट डिमांड्स लॉन्गर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ट्री सिस्टम इज ए वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कि कम प्रेफर किया जाता है, बस ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, करते तो ट्री सिस्टम ही है। लेकिन सवाल ये है ट्री सिस्टम को ही क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब व्हाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स।
सीरीज अरेंजमेंट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज करते डोमेस्टिक सर्किट में? देखो क्यों नहीं यूज करते। पहले बात, आप एक बात याद है अगर आपको, सीरीज में करंट सेम होता है, पता ना आपको, सीरीज में करंट सेम होता है, एक ही करंट जाएगा सारी उसमें। चलिए, सिंस इन सीरीज पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, क्योंकि करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट है, फॉर एवरी अप्लायंस डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, सो डिवीजन ऑफ पोटेंशियल कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द वर्किंग। देखो क्या होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, हर एक अप्लायंस को अलग तरीके का पोटेंशियल चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, अनइवन डिवीजन हो जाती है पोटेंशियल की, जिससे प्रॉपर जो अप्लायंसेस हैं वो काम नहीं कर पाते। ये पहला। दूसरा, इफ वन अप्लायंस इज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो रास्ते में जितने भी अप्लायंस आएंगे सारे के सारे उड़ गए, कोई काम नहीं करेगा। एक पंखा खराब, सारे घर के पंखे खराब हो जाएंगे, क्योंकि सारे सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। ये ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे देखो ये बल्ब्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे बल्ब्स हैं, एक बल्ब खराब आगे करंट जाएगा ही नहीं, सारे बल्ब खराब, ठीक है। दूसरा, ऑल अप्लायंसेस विल वर्क टुगेदर नीडलेसली, आपने एक घर का पंखा चलाया, सारी चल पड़े, जरूरत ही नहीं है चलाने की, ठीक है। तो इसलिए सारे घर के जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, उनको पैरेलल में लगाया जाता है, जिसकी जैसी जरूरत वैसा वो काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? देखो शॉर्ट सर्किट बड़ी ही खतरनाक चीज है, ये क्यों होती है और पहले क्या है। शॉर्ट सर्किट अकर्स, ये तब होती है व्हेन एंड्स ऑफ ए सर्किट आर connected by a conductor of very low resistance. Low resistance means more current as compared to that of circuit. मतलब तार किसी ऐसे कंडक्टर से जाके जुड़ जाए जिसकी रेजिस्टेंस काफी लो हो सर्किट के मुकाबले। उससे होगा क्या, देखो उससे क्या होगा, पहले आप समझते हैं उससे क्या होगा। ये फेज है पॉजिटिव, ये है न्यूट्रल। जब ये दोनों वायर आपस में जुड़ जाएंगी, ये देखो जुड़ जाएंगी, उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारा करंट एक ही एरिया से गुजरने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत सारा करंट एक ही एरिया से गुजरने की कोशिश करेगा। उस चक्कर में क्या होगा, अगर आपको याद है जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, क्या था जूल्स का हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही था। जूल ने कहा था करंट हमेशा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जब काफी अमाउंट का करंट तार से निकलने लगता है तो तार उसको नहीं सह पाती और इतनी ज्यादा हीट पैदा हो जाती है कि वहां कई बार आग भी लग जाती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जनरली ये तब होता है व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजन ज्यादातर देखे गए हैं। एक तो इंसुलेशन में कुछ खराबी आ जाए, मतलब ये जो इंसुलेशन होती है ना, ये लाल वाला जो कवर चढ़ा होता है, मान लो ये इंसुलेशन टूट गई, खराब हो गई है ना, तो ये दोनों वायर्स आपस में जुड़ जाती हैं। या फिर फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या कोई और फॉल्ट भी हो सकता है जो कि शॉर्ट सर्किट का रीजन बन सकता है। तो शॉर्ट सर्किट एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? ओके, अब मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज। कैसा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? ऐसा होता है, ये देखो, ये आपने घर पे अपने देखा होगा, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल, दिस इज द सिंबल, ये होता है फ्यूज। ये पोर्सलेन का बना होता है, इसको पोर्सलेन ग्रिप बोलते हैं, ये पोर्सलेन केसिंग होती है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है ये देखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हमारे घर के बाहर, अगर आपको ये आप पिछली स्लाइड में जाना, आपको दिखेगा कि जब मैं आपको वो समझा रहा था पूरे घर का सर्किट, तो सबसे पहले कौन आया था रास्ते में? फ्यूज, है ना। ये फ्यूज क्या काम करता है, यहां से आएगी एमएस मतलब मेन सप्लाई, और यहां से आपका हाउस सप्लाई जुड़ी हुई है, रास्ते में मिलेगा आपको ये फ्यूज। होगा क्या, देखो कई बार क्या होता है कि मेन सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट आ जाता है। बहुत ज्यादा करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा हीट। तो ये आ गया करंट, ये जा रहा है करंट। जब करंट जाएगा तो करंट इस वायर से निकलेगा, इस वायर को बोलते हैं फ्यूज वायर। जब बहुत सारा करंट इस फ्यूज वायर से गुजरेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये वायर पिघल जाएगी और बीच में ये टूट जाएगी, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वायर टूटी, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और आपके घर में जो एक्स्ट्रा करंट पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, क्योंकि मेल्टिंग विल ब्रेक द सर्किट। वायर पिघल के टूट जाएगी, बीच में एयर आ जाएगी, विच इज ए टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, और वो करंट को आगे नहीं जाने देगी। इससे क्या होता है, फ्यूज हमारे घर की रक्षा करता है उस करंट से जो हमारे घर को नहीं चाहिए।
अब आपका करो, अब आपको हो गया सर ये तो खराब होगी तार, अब क्या करें? कोई बात नहीं, ये देखो ये ऐसी दिखती है, ये यहाँ आपको दिख रही होगी, ये वाली फ्यूज वायर है, ये वाली। कुछ नहीं, आप बाजार जाओ, नई फ्यूज वायर ले आओ, फिर इसको बना दो। जब ये वायर पिघल जाती है ना, टूट जाती है, इसी को बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूज उड़ गया या फ्यूज जस्ट ब्लोन आउट। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे काम करता है फ्यूज। तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज to limit the current in an electric circuit so that it easily melts due to overheating when excessive current passes through it। मतलब ज्यादा करंट पास होने की वजह से ये मेल्ट होकर टूट जाए या पिघल जाए, इसलिए हम यूज करते हैं फ्यूज। ए फ्यूज इज ए वायर ऑफ मटेरियल विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो ऑब्वियस है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो पिघल ही नहीं पाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय। ये अलॉय का होता है लेड एंड टिन का, जिसमें लेड होता है 75% एंड टिन होता है 25%। ठीक है, अब फ्यूज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। सबसे पहले ये बात, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं क्योंकि लाइव वायर से करंट आ रहा होता है। फ्यूज हमेशा सर्किट के बिगिनिंग में लगाते हैं, है ना, ये तो ऑब्वियस है, ताकि ज्यादा करंट आए तो पहले ही करंट का फ्लो रुक जाए। थिकर द फ्यूज वायर ग्रेटर द करंट कैपेसिटी। जितनी फ्यूज वायर मोटी होगी करंट कैपेसिटी उतनी उसकी ज्यादा होगी। ए फ्यूज मस्ट बी ऑफ करंट कैपेसिटी लेस देन द मैक्सिमम करंट विच ए सर्किट और एन अप्लायंस कैन विथस्टैंड। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मान लो आपने अप्लायंस को बचाना है जो 10 एम्पियर का करंट ले सकता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट ले सकता है, तो आप फ्यूज कितने एम्पियर का लगाओगे? कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओगे आप? देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्यूज मस्ट बी ऑफ करंट कैपेसिटी लेस देन द मैक्सिमम करंट व्हिच ए सर्किट कैन विथस्टैंड। कितना वो कर सकता है विथस्टैंड? 10 एम्पियर। तो आप फ्यूज अगर 10 एम्पियर का लगा दोगे तो 10 एम्पियर का करंट तो वो निकाल देगा। तो आप फ्यूज 10 से कम एम्पियर का लगाओगे, ताकि जैसे आपने 8 एम्पियर का लगा दिया फ्यूज, है ना, तो वो 8 का करंट आगे जाने ही नहीं देगा। तो इसलिए जो आपका डिवाइस है वो बिल्कुल बच जाएगा, है ना, वो डैमेज नहीं होगा। तो ये थी समझने वाली बात। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। किसी स्पेसिफिक वीडियो पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर लेके जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर।